नींद की गोलियां हाथ में लिए एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। आखिरकार वो सारी गोलियों को निकालकर अपने हाथ की हथेली पर रख लेती है और पानी के साथ सारी गोलियां निकल जाती है और हाथ पैर फैलाए अपने पलंग पर गिर जाती है और उसकी नजर छत पर लगे पंखे की ओर देख रही होती है। उस लड़की की आंखों के आगे बार बार उस लड़के का चेहरा घूम रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो जमीन पर गिरी नींद की गोलियों की शीशी देखते हैं तो वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। उसके पिता जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां लड़की को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और लड़की के पिता से डॉक्टर बोलते हैं, माफ कीजिएगा, आपकी बेटी ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली है। ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खाने के कारण उसके दिमाग पे असर पड़ा है। आपकी बेटी खतरे से तो बाहर है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी है और हम कुछ कह नहीं सकते कि आपकी बेटी कोमा से कब तक बाहर आएगी। आप बस दुआ कीजिए अपनी बेटी के लिए, और हम कुछ नहीं कह सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। लड़की का पिता अपने बेटी से मिलने उसके पास जाते हैं और फूट कर रोते हुए बोलते हैं, क्यों बेटा, आखिर तूने अपने साथ ऐसा क्यों किया, वो भी उसके लिए जो तेरा कभी हो ही नहीं सकता था। काश कि मैंने तुझे सच बता दिया होता। आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। उठ जा बेटा, मुझसे बात कर। अपने पापा से इतना नाराज क्यों हो रही है? बेटा उठ जा, देख खुद तो इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। कम से कम एक बार अपने पिता का ख्याल तो कर ले। अपने पिता की बात सुनकर जिंदा लाश बनी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। कौन थी वो लड़की और क्यों वो अपनी जान लेना चाहती थी? दरअसल अदिति एक बहुत ही बड़े परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता यशपाल ने उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अदिति मुंबई में अपने खुद के घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन अदिति एक पार्क की बेंच पर बैठी हुई थी। उसकी साइड में चिप्स का पैकेट और पानी की बोतल रखी हुई थी। तभी वो अपने एक दोस्त को फोन करते हुए बोलती है, अरे यार, तू कब तक आएगी? मैं कब से तेरा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। अब मूवी खत्म हो जाएगी तब आएगी क्या? मैं 1 घंटे से आकर यहाँ पर बैठी हुई हूँ और तू तब से मुझे फोन करके यही बोले जा रही है कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अगर तू 10 मिनट में यहाँ पर नहीं आई ना तो मैं कसम से दोबारा कभी तेरे साथ मूवी देखने का प्लान नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर अदिति फोन रख देती है। तभी एक सुंदर सा दिखने वाला मुकुल नाम का एक लड़का अदिति के पास रखे चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल को देखता है, जिसे देखकर मुकुल के मुंह से लार टपकने लगती है। मुकुल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वो धीरे से जाकर अदिति की बेंच के पीछे बैठ जाता है और धीरे से उसका चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगता है और खुद से बोलता है, बहुत भूख लगी थी, बहुत स्वाद है, मजा आ गया। मुझे देखना ले, जल्दी खा लेता हूँ वरना बहुत मारेगी। जल्दी खाता हूँ। मुकुल ढेर सारे चिप्स उठाकर एक साथ मुंह में डाल लेता है और उसे तेज की खांसी आती है। तभी अदिति की नजर उस पर पड़ती है और वो एकदम से डरकर बेंच से उठकर बोलती है, तुम कौन हो और तुम मेरे चिप्स क्यों खा रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? वो मैं कहाँ से आया हूँ मुझे खुद नहीं पता। वो क्या है, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया, और भूख लगी है तो कुछ खिलाई दो तुम। अब लगता है इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, शायद इसलिए इसने बिना पूछे ही मेरा चिप्स उठाकर खा लिया। मुझे इससे आराम से बात करनी चाहिए। तुम्हें भूख लगी है? खाना खाना है तुम्हें? हाँ, खाना। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। अदिति मुकुल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जिसके बाद वो मुकुल को भरपेट खाना खिलाती है। मुकुल के खाने के तरीके से ये लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा था। खाना खाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर अदिति बोलती है, चलो शुक्र है आज मेरी वजह से किसी का पेट तो भरा, पर इसे ऐसे अकेले छोड़ देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कितना मासूम है ये, कहीं कोई इसकी मासूमियत का गलत फायदा न उठा ले। क्या करूँ? आसपास कोई इसके जान पहचान का होता तो अभी तक ढूंढते ढूंढते आ जाता। एक काम करती हूँ, अपने साथ घर ले चलती हूँ। वहाँ मैं इसकी देखभाल भी कर लूंगी और इसका इलाज भी करवा दूंगी। सुनो, तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे घर पर बहुत सारा खाना है। हाँ चलूंगा। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम। मुकुल की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाती है, जिसके बाद अदिति मुकुल को अपनी कार के पास ले जाती है और उसमें बिठाकर उसे घर ले जाती है, जहाँ पर यशपाल यानी कि अदिति के पिता मुकुल को देखकर बोलते हैं, यह कौन है अदिति, और तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो? पापा, इसे आप मेरा दोस्त समझ लीजिए। अब से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। ये अंकल कौन है? ये मुझे मारेंगे क्या? नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे।
ये मेरे पापा हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मैं इनको अपने कमरे में छोड़कर आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ पापा। इतना कहकर अदिति मुकुल को अपने कमरे में ले जाती है और उसे वहीं बैठने को कहती है और उसे एक चॉकलेट खाने को देती है। जिसके बाद वो वापस आकर यशपाल को सारी बातें बताती है, जिस पर यशपाल बोलते हैं, बेटा अगर मदद ही करनी थी तो हम इसे किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते, इसका सारा इलाज का खर्चा कर देते। तुम्हें आखिर इसे घर लाने की जरूरत क्या थी? प्लीज पापा, पता नहीं क्यों मुझे इससे मिलकर एक अपनापन सा एहसास हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अब आप ज्यादा सवाल मत कीजिए, मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अदिति तो मुकुल को अपने घर ले आई थी, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर हाथों में चूड़ा पहने, मांग में सिंदूर लिए, लाल साड़ी पहने, एक फोटो हाथ में लिए रीवा नाम की लड़की हर तरफ किसी लड़के के बारे में पूछताछ कर रही थी। कभी किसी ऑटो वाले से पूछती, तो कभी किसी दुकानदार से पूछती, तो कभी चलते फिरते लोगों से उस फोटो को दिखाकर पूछताछ किया करती और कहती, आखिर कहाँ चले गए हो तुम? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ कहीं मत जाना। कितने दिन हो गए हैं, तुम्हें अभी तक मैंने देखा नहीं है, ना जाने तुमने कुछ खाया होगा भी या नहीं। आखिर क्यों मैं उस दिन तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई? प्लीज तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ। इतना कहकर वो लड़की अपने हाथ में फोटो लिए सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, जहाँ एक तरफ रीवा तलाश जारी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति मुकुल को लेकर एक बड़े से मेंटल हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर मुकुल के काफी सारे टेस्ट होते हैं। डॉक्टर मुकुल के ठीक होने की उम्मीद अदिति को देते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। ऐसी एक दिन मुकुल दवाई खाते हुए बोलता है, कड़वी है, बहुत कड़वी है। अरे अरे नहीं खानी, बहुत कड़वी है। ऐसे नहीं करते, अगर दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? जब तुम ठीक हो जाओगे फिर हम घूमने चलेंगे, नए नए कपड़े लेंगे, तुम्हें पसंद है ना? चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और दवाई खा लो। मुकुल को दवाई खिलाकर अदिति पानी पिला देती है। अदिति के खुले बाल हवा से उसके चेहरे पर आने लगते हैं। मुकुल अदिति को बड़े गौर से देखता है और फिर अपना हाथ उठाकर अदिति के बिखरी जुल्फों को संवार देता है। अदिति प्यार भरी आंखों से मुकुल की तरफ देखती है और मुकुल शर्माकर नीचे मुंह कर लेता है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, कहीं मैंने मन ही मन उसे पसंद तो नहीं करने लगी, और अगर करती भी हूँ तो मैं ये बात उससे कहूँगी तो वो समझेगा कैसे? अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो मेरे दिल की बात समझ पाए। पर आज जो मैंने उसकी आंखों में देखा वो भी सच था। हे भगवान, वो जैसा है मुझे बहुत पसंद है, कभी मुझे और उसे जुदा मत करना। इतना कहकर अदिति खुशी से अपने बिस्तर पर रखे पिल्लो को गले लगा लेती है। गुजरते वक्त के साथ अदिति का मुकुल के साथ लगाव बढ़ता ही चला जाता है। अपनी बेटी को मुकुल के साथ खुश देखकर यशपाल को भी बहुत ही अच्छा लगता है। उसे मुकुल पसंद था। यशपाल मुकुल के बारे में अपने कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। तभी एक रोज ऑफिस में यशपाल का एक आदमी यशपाल को आकर ऐसी बात बताता है, जिसे सुनकर यशपाल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और खुद से बोलते हैं, यह सच कभी भी मेरी बेटी अदिति को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी बेटी को कभी भी उदास नहीं देख सकता हूँ, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन यह सच मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकता। जिस शाम से मुकुल घर आया है उस शाम से ही मेरी बेटी इतनी ज्यादा खुश है। भले ही मुकुल दिमागी रूप से ठीक नहीं है, लेकिन वह एक भला लड़का है। इस बात को मुझे हमेशा के लिए बंद करना होगा, इसी में सबकी भलाई है। अदिति किसी भी हाल में सच्चाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर यशपाल अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या बोला था यशपाल के आदमी ने, जिसे सुनकर यशपाल इतना ज्यादा परेशान हो गया था? आखिर कौन थी वो लड़की जो गुमशुदा की तलाश कर रही थी? क्या अदिति और मुकुल का जीवन ऐसे ही सुखी रहेगा? जानने के लिए देखिए कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना का अगला पार्ट। अदिति के दिल में मुकुल को लेकर फीलिंग्स बढ़ती ही चली जा रही थी। ऐसी ही एक शाम अदिति मुकुल को लेकर एक बड़े से मॉल में जाती है, जहाँ पर जाकर मुकुल को बहुत अच्छा लगता है। तभी अदिति हाथों में आइसक्रीम लिए मुकुल के पास आती है और मुकुल को आइसक्रीम देते हुए कहती है, मुकुल, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। तभी अदिति बोलती है, अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है ना? घर पर पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं रुको, यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। दूं तुमको? मेरे लिए क्या लेकर आए हो, बताओ? इतना कहकर मुकुल अपने जेब में से एक पेपर निकालता है, जिस पर उसने एक बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग बनाई हुई थी और उसने उस पर अदिति लिखा हुआ था। और मुकुल बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम प्यारी हो ना और बहुत अच्छी हो।
मुझे रोज खाना खिलाती हो और चीजें देती हो, ये तुम्हारे लिए। ये तुम हो इसमें, और मैंने बनाई है स्पेशल तुम्हारे लिए। उस पेंटिंग को देखकर अदिति बहुत खुश होती है और मुकुल को थैंक यू बोलती है। मुकुल हाथों से तालियां बजाता हुआ खुशी से उछलने लगता है और प्यार से अदिति को गले लगा लेता है, जिसके बाद अदिति मुकुल को लेकर गाड़ी की तरफ जाती है। अरे मुकुल, मैं उस आइसक्रीम वाले से बाकी के पैसे लेना तो भूल ही गई। तुम गाड़ी में बैठे रहना, बाहर मत निकलना, मैं बस पैसे लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। इतना कहकर आइसक्रीम वाले के पास जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर रीवा से हो जाती है और वो घुटनों के बल नीचे गिर जाती है। तभी अदिति उसे उठाते हुए बोलती है, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको धक्का लग गया। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। मुझे तो जिंदगी ने ही बहुत बड़ा धक्का दे दिया। अब इन छोटे मोटे धक्के से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरा कोई अपना दिल के बहुत करीब खो गया है। कितने दिनों से मैं उसकी तलाश कर रही हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। न जाने किस हाल में होगा, वो कहाँ पर है। उसी की तलाश में मैं दर दर भटक रही हूँ कि शायद वो मुझे कहीं मिल जाए। आप परेशान मत होइए। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? मुझे दिखा दीजिए। इससे पहले कि रीवा अपने हाथ में ली तस्वीर अदिति को दिखाती, तभी उधर से मुकुल गाड़ी का हॉर्न बजाता है और अदिति अपने पास से कार्ड निकालकर रीवा को देते हुए बोलती है, माफ कीजिएगा, ये मेरा कार्ड रखिए और इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी मिसिंग पर्सन की फोटो भेज दीजिएगा। मुझे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और आप अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर अदिति मुकुल के पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। ऐसी एक सुबह यशपाल अदिति से बोलता है, अदिति, मैं चाहता हूँ कि तुम मुकुल को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए मनाली का टिकट बुक करवाए हैं। इन दिनों वहाँ पर बर्फ गिरी हुई है, मुकुल को भी काफी अच्छा लगेगा। तुम दोनों वहाँ पर घूम के आओ ठीक से। सच में पापा, आप कितने अच्छे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि मुकुल को कहीं बाहर ले जाऊं। अब तो पहले से उसकी तबीयत में भी काफी सुधार आने लगा है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ ही महीनों में ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। मुकुल ये बात सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इतना कहकर अदिति अपने कमरे में चली जाती है और मनाली जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। अगले दिन शाम को अदिति मुकुल को लेकर मनाली जाने के लिए दिल्ली से निकल जाती है। अदिति के जाते ही अगले दिन यशपाल किसी लड़के से मिलने गए और वो अपने आदमियों के साथ एक पुरानी सी बस्ती में जाते हैं, जहाँ जाकर वो एक लड़की के घर का गेट खटखटाते हैं। वो गेट कोई और नहीं बल्कि रीवा खोलती है। रीवा यशपाल को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर बोलती है, आप कौन हैं और क्या काम है आपको? घर के अंदर चलो, सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर रीवा यशपाल को घर के अंदर बुलाती है। यशपाल अपने फोन में से एक फोटो दिखाते हैं और रीवा से बोलते हैं, इसी की तलाश कर रही हो ना तुम? इसी को ढूंढने के लिए रोज रोज जाती हो? जी हाँ, पर आप कैसे जानते हैं और उनकी फोटो आपके पास कैसे आई? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हें इससे नहीं मिलवा सकता हूँ और ना ही तुम सारी उम्र इससे मिल पाओगी। इसे ढूंढने की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि ये अब दोबारा कभी भी तुम्हारे जीवन में लौट कर नहीं आएगा। मैं तुम्हारा सारी उम्र के लिए खर्चा उठाने का वादा करता हूँ, लेकिन बदले में मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी किसी को ये ना बताओ कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है, और ना ही कभी इसे ढूंढने की कोशिश करो। आप है कौन जो मुझे ये सब करने को बोल रहे हैं, और मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप जानते भी हैं कि ये मेरा क्या लगता है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि यह तुम्हारा क्या लगता है और क्या नहीं लगता, और किन हालातों में यह तुमसे दूर हुआ है। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, वरना तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। शायद आपको भी एक औरत की शक्ति का अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरह धमकाएंगे और मैं अपने पति को ढूंढने की कोशिश को बंद कर दूंगी? कभी भी नहीं। कोई भी आकर मुझे कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मेरा पति मेरा सम्मान है। जब तक मैं अपने पति को ढूंढ नहीं लेती, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। रीवा की बातें सुनकर यशपाल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन से किसी को फोन लगाते हैं। तभी कुछ गुंडे रीवा के घर के अंदर घुस जाते हैं और पूरे घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। रीवा ये सब देखकर घबरा जाती है और यशपाल बोलता है, अभी तो तुम्हारे घर का सामान टूटा है और तुमने ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की तो सामान जैसा हाल तुम्हारा भी हो सकता है। सुनो, इसे इसके घर में ही बंदी बनाकर कैद कर दो ताकि ये कभी बाहर ना निकल पाए।
इसकी जरूरत का सामान यहीं लाकर दे देना। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यशपाल वहाँ से निकल जाता है और वापस से अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति और मुकुल एक हफ्ते के लिए मनाली घूमने के बाद घर वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे मुकुल अदिति को पसंद करने लगा था। ऐसी एक रात मुकुल सो रहा था। उसकी आंखों के आगे कुछ हंसती खेलती हुई सी पति पत्नी की तस्वीरों की झलकियां आने लगती हैं। सोते सोते मुकुल बेचैन हो जाता है और घबराकर चिल्लाते हुए उठ जाता है। उसकी आवाज सुनकर अदिति उसके कमरे में आती है और बोलती है, मुकुल क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? वो लड़की कौन थी? कौन थी? वह साड़ी चुड़िया, वह लड़की, वह सपना, कौन थी वो? सारी चूड़ियाँ? मुकुल तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, शांत हो जाओ। कौन थी वो? कौन थी अदिति? वह कौन थी? मुकुल वो मैं थी, सो जाओ, आराम करो। अदिति जैसे तैसे समझा बुझाकर मुकुल को सुला देती है, पर उसके दिमाग में मुकुल की कई बातें घूम रही थी कि आखिर मुकुल ने सपने में किसे देखा था। दिन गुजर रहे थे। अब जैसे जैसे मुकुल ठीक हो रहा था, वैसे ही हर दिन उसे लड़की के सपने आने बढ़ गए थे, जिस वजह से अदिति परेशान हो गई थी। ऐसी एक दिन अदिति मुकुल से कहती है, मुकुल मुझे एक बात बताओ, वो जो लड़की तुम्हें सपनों में नजर आती है वो कैसी दिखती है? तुम मुझे बता सकते हो? फिर मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगी और मैं उससे पूछूंगी कि वो तुम्हें परेशान क्यों कर रही है। वो साड़ी पहनती है और बिंदी भी लगाती है, उसके हाथों में चूड़ियां हैं, खुले खुले बाल तुम्हारी तरह एकदम प्यारी दिखाई देती है। वो है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उसे बोलो कि मुझे नींद में आकर परेशान ना करे। मुकुल के बताने से तो ये कोई शादीशुदा लग रही है, पर उस लड़की का मुकुल से क्या लेना देना? मुकुल को बार बार क्यों दिख रही है? मुझे इस बारे में पापा से बात करनी चाहिए। यही सारी बातें सोचकर अदिति अपने पिता के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता कमरे में नहीं है और उनका लैपटॉप चालू है। अदिति लैपटॉप को देखकर बोलती है, लगता है पापा किसी काम से बाहर चले गए हैं और लैपटॉप बंद करना ही भूल गए हैं। एक काम करती हूँ, लैपटॉप बंद कर देती हूँ, वरना खामखा लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो जाएगी और हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट फाइल सेव हुए बिना ही करप्ट हो जाए और पापा की मेहनत खराब हो जाए। इतना कहकर अदिति लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाती है और जैसे ही एक एक फाइल को वो बंद करती है, तब इसके सामने एक लाइव सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चलने लगता है, जिसमें एक लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उस लड़की को देखते ही अदिति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो रीवा के घर का लाइव रिकॉर्डिंग फुटेज था, जिसे देखकर वो बोलती है, ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे मॉल में टकराई थी, जो किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन इसको ऐसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है और इसका फुटेज सीधा पापा के लैपटॉप में क्यों आ रहा है? हो क्या रहा है? ये सब पापा का और इस लड़की का रिश्ता क्या है? अचानक से सीसीटीवी फुटेज से अदिति का दिमाग पूरी तरीके से सुन पड़ जाता है। आखिर क्यों था रीवा को कैद रखने का राज? क्या अदिति सच का पता लगा पाएगी? और कौन थी वो लड़की जो बार बार मुकुल के सपनों में आ रही थी? जानने के लिए देखिए कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना का पार्ट 3। मुझे जल्दी से सारे डिटेल्स निकालने होंगे और यहाँ पर जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अदिति को लैपटॉप में काफी सारी चीजें दिखती हैं, जिसके बाद उसे रीवा के घर का पता मिल जाता है। अदिति लैपटॉप को शट डाउन कर के फटाफट से रीवा के घर पहुंचती है, जहां पर यशपाल के आदमी अदिति को देखकर पहचान लेते हैं। अदिति उन सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपके कहने पर ये लोग बाहर कैसे चले गए? ये मेरे पापा के आदमी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे पापा के आदमी? यानी कि तुम भी उनके इस खेल में मिली हुई हो? तुम भी मुझ पर अत्याचार करने ही आई हो ना? नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा मेरे पापा के साथ क्या रिश्ता है और उन्होंने तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे ही घर में कैद क्यों कर रखा है? अदिति की बात सुनकर रीवा उसे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है। रीवा के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुनकर अदिति का दिल थम सा जाता है, क्योंकि रीवा इतने दिनों से जो तस्वीर लिए इंसान की तलाश कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि मुकुल की तस्वीर थी, जो कि रीवा का पति था। दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से एक शाम जब रीवा किसी काम से बाहर गई थी और उसे आने में देर हो जाती है, इसी बीच मुकुल घर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर वापस नहीं आता। यही बात यशपाल को पता चल गई थी, जिस वजह से उसने रीवा को उसी घर में कैद कर दिया था, ताकि अदिति और मुकुल एक दूसरे से अलग ना हो पाएं। रीवा जमीन पर रोते हुए बैठ जाती है और खुद से बोलती है, इतना बड़ा धोखा
पापा को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस मुकुल को मैं अपना समझकर इतने दिनों से अपने दिल में बसा कर घूम रही हूँ, उसकी देखभाल कर रही हूँ, वो पहले से ही किसी और का है। ये कैसे हो सकता है? मेरा मुकुल मेरा होकर भी मेरा नहीं हो सकता। आखिर क्यों? मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? जैसे तैसे खुद को संभालकर अदिति रीवा के हाथ पैर खोलती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। यशपाल रीवा को अदिति के साथ देखकर समझ जाता है कि उसकी बेटी को सारी सच्चाई पता लग चुकी है। अदिति रोते हुए अपने कमरे से मुकुल को बाहर लाती है। मुकुल को देखकर रीवा रोते हुए उसे गले से लगाती है और बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर क्यों गए तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कहीं मत जाना। तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो क्या से क्या हो गया। तुम तो वही हो ना सपने वाली, ये वही है, यही मुझे नजर आती है। तुम इसे ले आई। रीवा मुकुल के सामने बहुत कुछ ऐसा बोलती है जिसके बाद मुकुल को धीरे धीरे रीवा और उसकी यादें याद आने लगती हैं। तभी मुकुल बोलता है, अदिति, मैं इसे जानता हूँ, ये मुझे पहले भी मिली है। हाँ, मैं उसके साथ खाना खाता था। ये मुझे तुम्हारी तरह दवाई देती थी। मुकुल हमेशा से ऐसा नहीं था। हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन एक दिन मुकुल का एक बहुत बड़ा बाइक एक्सीडेंट हुआ था और हादसे में उसके दिमाग पर गहरी चोट लग गई, जिस वजह से उसने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया था। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे और उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मैं काम करके अपना और मुकुल का खर्चा चला रही थी। उस दिन भी मैं काम के लिए ही बाहर गई थी जिस दिन मुकुल लापता हुआ था। मैंने तुझे मना किया था ना लड़की, कि अपने मुंह से यह सच्चाई किसी को मत बताना। बस कीजिए पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, और आपने क्या किया? आप किसी और की मांग के सिंदूर को मेरे हाथों की रेखा बनाने चले थे। ऐसे प्यार का मैं क्या करूंगी जो पहले से ही किसी और के जीवन का हिस्सा है। सारा सच जानने के बाद भी आपने रीवा को ऐसे जानवर की तरह रखा। दिमागी तौर पर मुकुल ठीक नहीं था, लेकिन सच जानने के बाद भी आपने मुझे अंधेरे में रखा। नफरत है पापा, मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत। रीवा, तुम मुकुल को अपने साथ ले जाओ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। अपने हाथों से मुकुल का हाथ पकड़कर अदिति रीवा के हाथों में दे देती है। रीवा मुकुल को लेकर वहाँ से चली जाती है। मुकुल के जाने के बाद अदिति टूटकर बिखर जाती है और वो अपने पिता यशपाल से बात नहीं करती। उस ढलती शाम के साथ अदिति का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। अदिति बुरी तरीके से रोती हुई अपने कमरे में जाती है। उस कमरे में उसे हर तरफ मुकुल की यादें घेर लेती हैं और अदिति खुद से बोलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान, मैंने जिस सच्चे दिल से प्यार किया, अपना सब कुछ माना, पहले से ही किसी और का प्यार निकला। क्यों? मेरी क्या गलती थी? आखिर मुझे किसी से मिलवाना ही था तो ऐसे से क्यों मिलवाया? अपना मान कर मैं जिसे प्यार करती रही वो मेरा क्यों ना हो सका? क्यों मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अपने ही हाथों मुझे अपनी जज्बातों को किसी और के हाथों सौंपना पड़ा? कैसे रहूंगी मैं मुकुल के बिना? कैसे? अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अदिति रात भर रोती रहती है। यशपाल बार बार दरवाजा खटखटाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने पिता से इस कदर खफा हो जाती है कि उनसे बात नहीं करती। अदिति अब ना तो बोलती है और ना ही खाती पीती, बस मुकुल की यादों में ही रहा करती। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाता है और स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है। ये सब देखते हुए यशपाल अदिति से बोलते हैं, अदिति, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, पर एक बार पिता होने के नाते मेरी तरफ देखकर भी तो सोच कि मैंने तेरी खुशी के लिए ही ये सब कुछ किया था। मैं तुझे कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अगर सच्चाई तेरे सामने आ गई तो तेरा प्यार जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मेरे माफ करने या ना करने से क्या हो जाएगा पापा? मुकुल मेरे जीवन में वापस तो आएगा नहीं। उसे तो इतनी समझ नहीं है कि मैं उसे किस कदर प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। मुकुल की जगह मैं अपने जीवन में किसी को नहीं दे पाऊंगी। कि आपने वक्त रहते ही मुझे सब कुछ सच बताया होता, मैं अपने दिल को किसी तरीके से संभाल लेती। लेकिन अब तो मेरा खुद पर कोई जोर ही नहीं चलता। जहाँ जाती हूँ मुकुल की यादें मुझे पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मेरा दम घुट रहा है। इतना कहकर अदिति रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर यशपाल का कलेजा दुख से भर जाता है।
पर वो चाहकर भी अदिति के लिए मुकुल को वापस नहीं लाकर दे सकते थे। दिन प्रतिदिन अब अदिति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। एक रात जब अदिति को कुछ भी समझ नहीं आता तो अपने बेड के पास रखे टेबल का ड्रॉर खोलती है। लगभग 5 महीने तक अदिति यूं ही कोमा में रहती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर यशपाल दिन प्रतिदिन मर रहे थे। ऐसी एक दिन उनकी मुलाकात रीवा से होती है, जहां यशपाल अपनी बेटी की सारी हालत रीवा को बताते हैं। रीवा को अदिति के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो शाम को मुकुल को लेकर अस्पताल पहुंचती है। रीवा मुकुल से अदिति के सामने खड़े होकर बोलती है, मुकुल, तुम्हें आदित्य याद है ना? इन्होंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था। देखो देखो, आज ये बीमार हो गई हैं। डॉक्टर ने इनको कितनी सारी दवाई दे रहे हैं, पर ये ठीक नहीं हो रही हैं। ये तुम्हारी दोस्त है ना? चलो फिर अपनी दोस्त से बातें करो, इन्हें उठाने की कोशिश करो, इसे बोलो कि तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने चले। मैं बोलता हूँ अदिति उठो, देखो मैं मुकुल। मैं बोलता हूँ अदिति उठो, अदिति उठो, देखो मैं मुकुल। उठो ना तुम, ऐसे ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो। चलो हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, और मेरे पास पैसे भी हैं। आज आइसक्रीम में मैं तुम्हें बढ़िया वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाऊंगा। उठो अदिति उठो। इतना कहकर मुकुल अदिति के हाथ पर हाथ रखता है। मुकुल के छूते ही उसे अपने सामने देखकर अदिति की सांसें तेज होने लगती हैं। यशपाल भागकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आते हैं। अदिति की नजर मुकुल पर ही टिकी रहती है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होती जाती हैं और अचानक से सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बोलते हैं, आप सभी लोग बाहर चलिए, इन्हें शॉक थेरेपी देनी होगी। इतना कहकर डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं। अदिति के हाथ से मुकुल का हाथ छूट जाता है और अदिति के आंसुओं से भरी आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर अदिति को शॉक थेरेपी देते हैं, लेकिन अदिति फिर से दोबारा कभी नहीं बोलती और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी बेटी की मौत की खबर से यशपाल बुरी तरीके से टूट जाते हैं और अदिति की मौत से रीवा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। कहीं न कहीं मुकुल को भी समझ आ गया था कि अदिति उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। मुकुल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और इस तरह उस ढलती शाम के साथ अदिति और मुकुल के प्यार की कहानी भी हमेशा के लिए ढल जाती है। यशपाल जैसे तैसे खुद को संभालकर अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं और हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और इस तरह ये अधूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।